नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो नया वाला पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है। पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज है ये, और हमारे एससीएस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है। आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो तो वहीं से अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐप वगैरह में हैं तो वहां से अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका आंसर वगैरह जो है जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए उसको पॉज करके अपना खुद पहले आंसर मार्क करें, फिर इसके वीडियो में जो बताया गया है उससे आप मैच करें, ठीक है। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आपके सही आ रहे हैं, ये स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है एससीएस की पूरी टीम को। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है हमको आप तक फ्री वीडियो, फ्री कंटेंट पहुंचाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव ऐसे ही लगातार चलते रहें, जैसे कि हम करंट अफेयर भी देते हैं, यूपी करंट भी देते हैं फ्री में, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पेड क्विज के भी वीडियो देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस का चाहे जो है हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, बीओ के लिए हो, यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आरओ का प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस 2026 का भी प्री का मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने जो है स्टार्ट कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, प्री का कंप्लीट और पूरा कंप्लीट मेंस का, तो आपकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी उससे हो जाती है। कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना करंट आपको बाहर से पढ़ना है, ना टेस्ट लगाने हैं अलग से, ना पेड क्विज वगैरह, सब कुछ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलता रहेगा, जितना कि एग्जाम निकालने के लिए बेहद जरूरी है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री वाला पेपर हुआ था वो ऐतिहासिक था, नए पैटर्न के हिसाब से था, लेकिन उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टूडेंट को साल भर पहले से ही करा दी थी। इवन आरओ 2023 का या फिर आरओ 2021 का जब पैटर्न बदला था, उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम पहले ही पेड ग्रुप में पूरी करा चुके थे, ठीक है। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इवन अगर आप प्री के क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन जीएस में होते हैं जिससे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 जो है आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं नेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस 2024 में भी जो इतना कठिन पेपर था, उसमें भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, जो कट ऑफ निकालने से बहुत 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 ज्यादा थे। टेस्ट सीरीज के ये जो वीडियोस हैं, इनकी सीरीज पूरी चलती रहेगी, लगातार एक के बाद एक आपके पास वीडियो आते जाते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा अटेम्प्ट करें और अपना कमेंट जरूर बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपके। बिल्कुल नए पैटर्न पे जैसा पेपर आप आ सकता है, उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए 26th सेक्शनल टेस्ट पे आ गए हैं। ज्योग्राफी का ये हमारा टेस्ट होने वाला है। एक टेस्ट हम पहले भी कर चुके हैं। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करना है। टाइम कम है, अच्छे से रिवीजन करने के लिए और अपनी तैयारी को कंसोलिडेट करने के लिए, एकदम सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज्ञान सर का नंबर भी आपके सामने है, आपको उनसे कुछ बात करनी है आप तो उनको भी कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे चुनना है। कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, जैसे कि वेदरिंग मतलब अपक्षय, मौसम और जलवायु के विभिन्न तत्वों की क्रियाओं के माध्यम से शैलों को यांत्रिक विघटन और रासायनिक अपघटन, यानी कि जो रॉक्स हैं उनका टूट फूट। वेदरिंग का मतलब सिंपली ये है, अब उसमें अलग अलग फैक्टर्स काम कर सकते हैं। इसमें पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, मतलब वेदरिंग में मोशन नहीं होता। ये एक इन सीटू या ऑन सीटू प्रोसेस है, मतलब जहां का जहां है, सिंपल। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधे और पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है एयर में। अब जब प्लांट्स और एनिमल्स डिकम्पोज होंगे तो वो भी कुछ गैसेस रिलीज करेंगे, तो वो अंडरग्राउंड कार्बन मोनोऑक्साइड को बढ़ाता है क्या, ये पूछ रहा है ये।
तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। भाई अंडरग्राउंड कार्बन डाइऑक्साइड को ही तो बढ़ाएगा, मोनोऑक्साइड थोड़ी ना रिलीज करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, बताइए आप। और ये याद रखिएगा, ये इन सीटू या फिर ऑन साइट प्रोसेस ही होता है। सही आपको इसमें भी चुनना है। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होके धाराओं के रूप में लंबवत हो जाती है। एयर, देखिए याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, जहां पे गर्माहट आएगी, जहां पे एयर गर्म होगी, वहां से हवा ऊपर की तरफ क्या बोलते हैं, राइज करने लगेगी। मतलब लो प्रेशर एरिया जहां पे क्रिएट होगा तो ऊपर को क्रिएट होगी, ठीक है। और ठंडक वाली जो एरिया होगी वहां पे ढलेगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो पृथ्वी के संपर्क में आके वायु गर्म होएगी, वर्टिकली राइज फॉर्म करने लगेगी करंट्स के फॉर्म में, और हीट छोड़ेगी, जाहिर सी बात है, एटमॉस्फेयर में। तो इस प्रोसेस को, लंबवत तापन को, वर्टिकल हीटिंग को कहते हैं समहन, कन्वेक्शन। ऊर्जा के स्थानांतरण का ये जो प्रकार है, केवल दो जगह होता है, ट्रोपोस्फियर पे और स्ट्रेटोस्फियर पे। क्षैतिज संचलन की अपेक्षा वायु का लंबवत संचलन सापेक्षिक रूप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वर्टिकल मूवमेंट, ऐसे ऐसे उठना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे ऐसे स्प्रेड होने से। आंसर बताएंगे, डी सही है, फर्स्ट, ये बिल्कुल ठीक दे रखा है। एयर कांटेक्ट में आएगी और वो ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे इसकी खासियत ये है कि ये जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फियर में होता है, ठीक है, यानी कि शोभ मंडल में होता है। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू वर्टिकल मूवमेंट। थर्ड देख लो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब और प्रोसेसेस होते हैं, कन्वेक्शन देख चुके हो, अब देखेंगे एडवेक्शन। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में अभिवहन होता है, एडवेक्शन। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली जो भिन्नताएं हैं, वो एडवेक्शन के कारण होती है। जो डेली कुछ ना कुछ वेरिएशंस नहीं आते टेम्परेचर में, वेदर में, मिडिल लैटिट्यूड्स में। अब ये लैटिट्यूड्स कौन से मिडिल वाले हैं, कौन से साउथ पोल नॉर्थ पोल के हैं, ये वो डायग्राम दिया हुआ है हर जगह, 6th क्लास की एनसीईआरटी में भी है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। टॉरिड जोन, ट्रॉपिकल जोन और फ्रिजिड जोन, ये सब आपको पता होना चाहिए। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, विशेषतः उत्तरी भाग में, गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवनों को लू कहते हैं। उनका कारण एडवेक्शन है। करेक्ट बताना है आपको। तो आपका बी सही हो गया, सेकंड और थर्ड सही है। ये जो प्रोसेस है, जो लोअर लेयर्स एटमॉस्फेयर की हीटअप होती हैं, ये होती हैं कंडक्शन से, मतलब चालन से। ये आपका कंडक्शन है, ध्यान से सुनना। एक और आ गया, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एयर का, ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपने देखा था, इसको कहते हैं एडवेक्शन, ठीक है। और मिडिल लैटिट्यूड्स में इसी की वजह से होता है, और ट्रॉपिकल रीजन्स में, स्पेशली नॉर्थ पार्ट में, जो लोकल विंड्स लू चलती हैं, वो एडवेक्शन के कारण ही चलती हैं, ठीक है। फोर्थ देखिए, सही आपको चुनना है करेक्ट ऑप्शन। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण कहते हैं, आने वाली, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, नाम से पता चल रहा है इनकमिंग आउटगोइंग। ये पृथ्वी एक प्रकार का भू आभा है, मतलब जियोइड शेप है, हम कहते हैं ना पृथ्वी गोल है, नहीं जियोइड है थोड़ी सी। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट ऑफ एनर्जी की ऊर्जा जो है प्राप्त करती है। ये आपकी यूनिट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, कई बार सिर्फ यूनिट पूछ लेगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और आप अच्छे से एक बात और समझना, जो हमें हमारे अर्थ के सरफेस पे जो हमको सोलर रेडिएशन रिसीव हो रही है, ये शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, वो इसी से आपको समझ में आएगा, जब आएगा तो हम करेंगे उसको। तो ये जो होती है, ये ज्यादातर जो अंश होता है लघु तरंग के रूप में प्राप्त होता है। बस याद रखना, शॉर्ट वेवलेंथ आती है, इनकमिंग रेडिएशन शॉर्ट है। सही चुनना है आपको। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान 3 जनवरी को सूर्य से सबसे दूर होती है पृथ्वी, और पृथ्वी की स्थिति को अपसौर कहते हैं। एपीहीलियन की बात हो रही है। पेरीहीलियन क्या है? जब रेवोल्यूशन कर रही है। रेवोल्यूशन और रोटेशन में अंतर मेरे को कमेंट करके बताओ, रेवोल्यूशन क्या है और रोटेशन क्या है। तो 4 जुलाई को अर्थ क्लोजेस्ट होती है सन के, तो उसको पेरीहिलियन या फिर उपसौर कहा जाता है। और पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यताप 4 जुलाई को 3 जनवरी की अपेक्षा ज्यादा होता है। जो इंसोलेशन अभी देखा था, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, शॉर्ट वेवलेंथ इंसोलेशन होता है वो। बता दो फटाफट। तो सही नहीं है कोई भी, उल्टा दे दिया सारा। जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, तो वो फारदेस्ट होती है सन से 4 जुलाई को, ठीक है।
15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर करीब होती है वो, इसको एपीहीलियन कहते हैं। रेवोल्यूशन के टाइम पे सबसे पास क्लोजेस्ट होती है 3 जनवरी को, दोनों डेट्स याद रखना, इसको पेरीहिलियन कहते हैं। और सुनो आप, जो एनुअल सनलाइट या इंसोलेशन होता है वो 3 जनवरी को ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 4th जुलाई। ये जो डिफरेंस होता है ये और भी फैक्टर्स, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि दूर और पास का फर्क की वजह से नहीं होता ऐसा, और बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं इसमें। स्थल है, समुद्र का वितरण है, वायुमंडल परिसंचरण है, इसकी वजह से भी ये सारे फैक्टर्स गवर्न होते हैं। तो कोई भी एक फैक्टर कभी नहीं काम कर रहा होता है, ठीक है। 6th देखो, सही चुनना है यहाँ पे। वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा की 100 इकाई में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पे पहुंचने से पहले अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं, मतलब आ रही हैं उससे पहले वापस चली गई, ठीक है। और 100 में से 27 करीब ऐसी होती हैं जो अंतरिक्ष में चली जाती हैं, अपर एज ऑफ क्लाउड्स में परावर्तित हो जाती हैं। 2 यूनिट ऐसी हैं जो हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती हैं, मतलब स्नो से टक्कर खा के वापसी चली गई। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो वो है जो पृथ्वी की सतह से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस जाने वाली सौर विकिरण की मात्रा को संदर्भित करता है। एल्बिडो क्या है? जो सोलर रेडिएशन अर्थ रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ठीक है। बता दो सही कौन सा है। तो ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं, ठीक है। एल्बिडो आपको पता होना चाहिए, कभी भी ऐसा मतलब एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ लेगा, ठीक है। ये बेसिकली रिफ्लेक्टिविटी है किसी सरफेस की, ये बहुत ही क्रूशियल है। अर्थ का जो क्लाइमेट का बैलेंस बनाता है वो एल्बिडो की वजह से ही बनता है, याद रखिएगा। और स्नो और आइस सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, तो रिफ्लेक्ट कर देता है इसलिए कूल रहता है। और लो एल्बिडो फॉरेस्ट और ओशियंस का होता है, मतलब हाई, मैं आपसे कहूं स्नो और आइस का हाई है एल्बिडो बहुत, और फॉरेस्ट और ओशियन का बहुत कम है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करते हैं। जो चीज एब्जॉर्ब करेगी टेम्परेचर बढ़ जाएगा वहां पे, जो चीज वापसी भेज देगी टेम्परेचर गिर जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यही एल्बिडो में चेंजेस की वजह से स्नो पिघल रही है, पानी का स्तर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है हर चीज में, ठीक है। तापमान के विकर्ण को फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं? आप एक बार देखेंगे इसको, बताएंगे मेरे को। तो क्या क्या है? लॉन्गिट्यूड नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, लैटिट्यूड करता है। अब ये सब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। लिस्टिंग प्लस कंपाइलेशन वीडियो बहुत जरूरी है, पीडीएफ बहुत जरूरी है, ठीक है। एलिवेशन बिल्कुल ठीक है, समुद्र से दूरी ठीक है, वायु संहति ठीक है, और ज्वार भाटा आपका प्रेजेंस ऑफ टाइड्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा नहीं, इसका कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता। वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स का पड़ता है, ठीक है। हम ओशन करंट्स पढ़े होंगे आपने, बी आपका आंसर हो जाएगा, 2nd, 3rd और 4th, ठीक। लोकल फैक्टर्स काम करते हैं और बहुत सारे, सही चुनना है यहाँ पे आपको। जनवरी एवं जुलाई के बीच सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में पाया जाता है। जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस देखा जाता है जनवरी जुलाई में, तो वो यूरेशियन कॉन्टिनेंट में देखा जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कारण क्या है इसका? कॉन्टिनेंटैलिटी, महाद्वीपीयता। विश्व में सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर 20 डिग्री से 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में पाया जाता है। और भू पृष्ठीय व्युत्क्रमण, सरफेस इन्वर्जन, वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है, स्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है। ये आपके सब सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। 9th देखेंगे, करेक्ट चुनना आपको। जनवरी का माध्य मासिक तापक्रम, जो मीन मंथली टेम्परेचर होता है, वो 27 डिग्री है इक्वेटोरियल ओशंस पे, विषुवत रेखीय महासागरों पे। जनवरी का माध्य मासिक तापक्रम उष्ण कटिबंधीय मतलब के मिडिल लैटिट्यूड्स में 24 डिग्री करीब है, और मध्य अक्षांशों में 20 डिग्री से 0 डिग्री है। और जनवरी में यूरेशिया के आंतरिक भागों का -18 से -48 डिग्री है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये भी आपका सारा सही हो जाएगा। 10th देखेंगे, सही चुनना है यहाँ पे आपको। प्लैंक्स लॉ, प्लैंक का नियम क्या कहता है? कोई वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी वो उतनी अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करेगी, और उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी, उतनी ही शॉर्टर वेवलेंथ होगी, उतनी एनर्जी वो रेडिएट करेगी। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट कहेंगे। उत्तंगुता मतलब
इसमें वृद्धि होगी तो तापमान में वृद्धि की दर को सामान्य ह्रास दर कहा जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट पे जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा अगर, तो इसको कहेंगे नॉर्मल लैप्स रेट। और ये कितना है 9.5 डिग्री पर 1000 मीटर की ऊंचाई जो आप चढ़ रहे हो। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। थर्ड देखेंगे हम। आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे क्या टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा भाई। तो ये डिक्रीज है, यहाँ पे इंक्रीज नहीं है, ठीक है। और नॉर्मल लैप्स रेट कितना होता है 6.5 डिग्री, याद रखना बिल्कुल, 9.5 नहीं है पर 1000। 11th देखो, यहाँ पे आपको सही चुनना है। मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक 1 इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के बाहर को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यूनिट इसकी पास्कल होती है। सी लेवल पे ये 1013.2 पास्कल है। और वायु दाब को नापने के लिए मरकरी बैरोमीटर या एमरॉइड बैरोमीटर यूज किया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पहला सही है, चौथा सही है। प्रेशर की जो है, एयर प्रेशर की, वो मिली बार होती है यूनिट। और सी लेवल पे आपका पास्कल थोड़ी, वही फिर मिली बार ही तो होगा। सी लेवल पे जो एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 1013.2 मिली बार। सही बताना है। ऊंचाई पर अलग अलग स्थानों पर वायुदाब अलग अलग होगा। ये वायु जो अंतर होगा ये वायु की गति का मुख्य कारण बनेगा। अर्थात पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से कम वायुदाब की तरफ चलती हैं। विंड कहां से ब्लो करती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ध्यान से सुनना, वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ बहुत तेज घटेगा और ये जो घटने का दर है ये होगा 10 मीटर की ऊंचाई पे 1 मिली बार। तो ये आपके दोनों सही हैं। ये प्लीज ध्यान रखिएगा आप, हमेशा जो एयर होगी वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाएगी, ठीक है। यही रीजन है जो इसमें दिया हुआ है। सही चुनना आपको। विषुवत वृत्त के निकट जो इक्वेटोरियल लो है उसमें वायुदाब, एयर प्रेशर कम होगा और इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं इक्वेटोरियल लो। विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र होते हैं ये। लो प्रेशर कहां पे होगा? जो जगह गर्म हो जाएगी, हवा ऊपर उठने लगेगी तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होगा। पोल्स की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वहां पे लो प्रेशर बेल्ट बन जाएंगी, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट। अधो ध्रुवीय निम्न दाब पेटियां बन जाएंगी, पट्टियां पेटियां जो भी बोलना चाहो। और नदरन हेमिस्फीयर में पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में, विंटर्स में जो हाई प्रेशर बेल्ट है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, मतलब साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी विंटर्स में, और समर्स में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे प्लीज, ठीक है। एयर प्रेशर हाई होता है पोल्स की तरफ क्योंकि हवा बहुत ठंडी होती है वहां पे, इसलिए पोलर हाई प्रेशर बेल्ट होता है। और ये जो हाई प्रेशर बेल्ट होती है परमानेंट नहीं होती हैं, ये सूरज के किरणों के हिसाब से बदलती रहती हैं। नदरन हेमिस्फीयर में ये साउथ चली जाती है विंटर में, और नॉर्थ में ये समर में, नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं समर में। इन्हीं के बेसिस पे मॉनसून एंड ऑल इफेक्ट होता है। वायुमंडलीय दाब भिन्नता जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस जो है, ये एक बल उत्पन्न करता है, एक फोर्स उत्पन्न करता है जिसको आप कहते हैं पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अच्छा, तापमान के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर ही दाब प्रवणता कहलाती है, प्रेशर ग्रेडियंट कहलाती है। जहां पे आइसोबार लाइंस आसपास होंगी, पास पास होंगी, वहां पे ग्रेडियंट हाई होगा, जहां दूर होंगी ग्रेडियंट लो होगा। ध्यान से, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, सेकंड गलत हो गया है। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर डिस्टेंस से, दूरी से जब रेट पे चेंज आएगा उसको कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। और क्लोज होंगी तो हाई होगा, पास होंगी तो कम होगा। सही चुनना है आपको। घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो विंड्स की स्पीड को इफेक्ट करती है। पृथ्वी के धरातल पर घर्षण बल सबसे ज्यादा होगा और घर्षण बल का प्रभाव प्राय पृथ्वी के धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहेगा। समुद्र की सतह पर घर्षण बल सबसे कम रहता है, सी सरफेस पे सबसे कम रहता है। ये आपके सारे सही हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। सही चुनना है यहाँ पे आपको। 1844 में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोरियोलिस बल के संदर्भ में विवरण दिया था, कोरियोलिस फोर्स की बात की थी। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही दक्षिण गोलार्ध में जो विंड्स हैं वो डिफ्लेक्ट होती हैं अपने दाहिनी तरफ और उत्तरी गोलार्ध में बाईं तरफ। और कोरियोलिस फोर्स सबसे ज्यादा कहां पे होता है? पोल्स पे।
सबसे कम एब्सेंट होता है, बल्कि इक्वेटर पे कोई कोरियोलिस फोर्स नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और विश्वित वृत्त पे कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवने समदाब रेखाओं के समकोण पे बहती हैं, मतलब राइट एंगल्स पे बहती हैं। आंसर थर्ड और फोर्थ सही है। देखो ध्यान देना, 1844 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कोरियोलिस फोर्स का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स क्या कहता है? विंड अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से, ये ओरिजिनल डायरेक्शन जा रहा है विंड का, विंड ऐसे मूव कर रही है, ये जो है ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी नदरन हेमिस्फेयर में और लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी सदरन हेमिस्फेयर में। देखो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, इसको हटा के, ये समझ आ गया? क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये आपका गोला है, पृथ्वी एक गोला है, नॉर्थ पोल है ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर जा रहा है, क्लियर? और ये आपका हो गया 30 डिग्री नॉर्थ और ये आपका हो गया 60 डिग्री नॉर्थ। ऐसी ये आपका हो गया 30 डिग्री साउथ, ये आपका हो गया 60 डिग्री साउथ। ध्यान देना, विंड का यहाँ पे सिंपल विंड ऐसे बह रही है, ये रही 0 डिग्री पे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इक्वेटर पे। ठीक है, अब हम यहां से, अभी आप कहां पे हो? सदर्न हेमिस्फेयर में हो? कहां पे हो? सदर्न हेमिस्फेयर में हो। यहाँ पे विंड ऐसे ऊपर जा रही है, लेकिन पृथ्वी पे कोरियोलिस फोर्स लग रही है, तो विंड ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है। विंड ऐसे जा रही है तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जा रही है, विंड ऐसे जा रही है तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जा रही है। ये सदर्न हेमिस्फेयर है, क्लियर होगी बात? विंड ऐसे जा रही है, यहीं से तो उठेगी सारी विंड, क्योंकि ये चीज इतना तो समझ में आ रहा है, सूर्य भगवान यहाँ चमक रहे हैं मान लो, सबसे ज्यादा प्रकाश तो इक्वेटर पे ही आएगा, चाहे कहीं भी आए, तो विंड यहीं से उठती है। लो प्रेशर एरिया, मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, तो हाई से लो की तरफ उठेगी, तो यहाँ से उठी तो अगर मान लो इस डायरेक्शन में जाए तो यहाँ चली जाएगी, लेफ्ट तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब ऊपर आओ, ऊपर डिफ्लेक्शन में विंड ऐसे जा रही है लेकिन डिफ्लेक्ट होकर राइट चली गई। ठीक है, और फिर मान लो यहां से विंड ऐसे जा रही थी, सॉरी ऐसे जा रही थी, तो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर हो गई बात? विंड इधर से ऐसे आ रही है तो इधर डिफ्लेक्ट हो गई, क्लियर? तो ये सारे आपके चलते हैं। अब इधर ये हवाएं चलती हैं, ऊपर ईस्टर्लीज चलती हैं, सुना होगा, फिर वेस्टर्लीज है यहाँ पे, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे वो इमेजिनरी सेल दिखाते रहते हैं, ऐसे करके सेल ऊपर उठ रहा है इधर से इधर, ये पोलर सेल बनता है, यहाँ पे फेरल सेल बनता है, यहाँ पे हेडली सेल बनता है। चलो वो एक अलग कभी बताएंगे आपको, मतलब किसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियो में आप को समझा सकते हैं, लेकिन अभी आप समझ गए ना जितनी मैंने आपको चीजें समझाई। चलो 17, थोड़ा सा बताने की बात थी बस, करेक्ट बताना है। कुल जनसंख्या का लगभग 64% सिर्फ कृषि का कार्य करता है। ठीक है, 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम, कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था। भारत की किशोर जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5th पार्ट है, मतलब 1/5 पार्ट है। अभी टेस्ट भी तो सॉल्व करना है, नहीं तो हम ज्योग्राफी में ही लग जाएंगे। ठीक है, ये सही दे रखे हैं सारी बातें आपकी। निम्न में से किस पर भूमंडलीय पवनों का प्रारूप निर्भर नहीं करता? प्लैनेटरी विंड्स किस पर डिपेंड नहीं करती? अब देखो मैंने आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए, तो सिर्फ कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो सारी चीजें हो रही हैं, तो किस पे नहीं करती बताओ आप मुझे? परिक्रमा, रेवोल्यूशन पे नहीं करती हैं। देखो प्रेशर बेल्ट्स तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर बेल्ट्स है, इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है, माइग्रेशन की वजह से भी हो रहा है, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की वजह से भी हो रहा है। अब आप देखोगे कि ज्यादातर जो डेजर्ट्स हैं वो सिर्फ वेस्टर्न मार्जिन पे लोकेटेड हैं कॉन्टिनेंट्स के, सब जगह देख लो तो वहां पे ये वाला पार्ट काम कर रहा नहीं करना। ओशंस में करंट्स का कितना प्रभाव है, एल नीनो, ये सब इन्हीं की वजह से तो है। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। हिंद महासागर में जो तूफान आते हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो इंडियन ओशन में आते हैं, सब जगह इनके अलग अलग नाम होते हैं। हिंद महासागर में इनको कहते हैं चक्रवात, साइक्लोन। अटलांटिक ओशन में इनको कहते हैं हरिकेन। वेस्ट पैसिफिक और साउथ चाइना सी वाला जो पार्ट है उसमें इसको टाइफून कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में इनको विली विली कहते हैं। देखो मैप सॉलिड कर लो अपना बिल्कुल, अगर ज्योग्राफी में नंबर चाहिए तो ये सारे सही हैं। और देखो ये पूछ लेता है आपसे मैचिंग मैचिंग में, तो ठीक याद रखना है इनको, करेक्ट बताना आपको। वाष्पीकरण क्या है, इवेपोरेशन क्या है? जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में, वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। जिस ऊष्मा पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होगा उसे गुप्त ऊष्मा कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। हवा की गति जितनी तेज होगी वाष्पीकरण की प्रक्रिया उतनी ही तेज होगी। क्या ऐसा है? बिल्कुल सही दे रखा है, ये सही बताना है आपको।
जलवाष्प का जल के रूप में बदलना, वाटर वेपर का पानी बन जाना कहलाता है संघनन, कंडेंसेशन। और संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब और आर्द्रता, ह्यूमिडिटी से प्रभावित होगा। संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होगा। ये भी आपके सारे सही दे रखे हैं। कंडेंसेशन, ये सब तो साइंस के भी कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट, सही बताना है आपको। जब आर्द्रता, मॉइस्चर जो है वो कंडेंस नहीं होगा, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई पे हवा में, उसकी बजाय छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पे गिरेंगी, स्टोन पे, ग्रास पे, प्लांट लीव्स पे बूंदों के रूप में जमा हो जाएगी। इसको कहेंगे ओस, ड्यू कहेंगे। और जब ये मॉइस्ट एयर ठंडी हो जाएगी तो उसमें जलवाष्प को पकड़े रखने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाएगा तो ये सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जिसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो ये तो पता चल ही रहा है कि दूसरा गलत हो गया है। जब मॉइस्ट एयर कूल हो जाएगी तो वो उसकी कैपेसिटी लूज हो जाएगी बहुत ज्यादा, वो नहीं पकड़ पाएगी एक्सेस वाटर वेपर को, वो लिक्विड बन जाएगा और उसके बाद वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, तब उसको कहेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए 23 में आपको सही चुनना है। तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे चले जाने पे होता है। फ्रॉस्ट कब बनता है? कोल्ड सरफेसेस पे, जब कंडेंसेशन होने लगेगा और टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाएगा। कोहरा क्या है? ये बादल है एक तरीके का, जिसका आधार पृथ्वी की सतह या सतह के बहुत नजदीक होता है। ऐसी स्थिति को जिसमें कोहरा और धुआं दोनों हो जाए उसको धूम्र कोहरा मतलब स्मॉग कहते हैं। और कुहासे और कोहरे में क्या अंतर है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी ज्यादा है। मिस्ट और फॉग, मिस्ट क्या होती है? धुंध होती है, वैसे कुहासा कहते होंगे धुंध। मिस्ट में ज्यादा मॉइस्चर है, मिस्ट ज्यादा गीली है एज कंपेयर टू फॉग। ये है इसका मतलब। ये भी आपके सारे सही हैं। क्वेश्चन देख रहे हो कितने अच्छे बनाए गए हैं। करेक्ट बताना है। पाक्षाब मेघ, अब ये सारे के सारे क्लाउड्स पूछेगा, ये इकट्ठा याद कर लेना, एक लिस्ट है पूरी, उससे याद कर लिया करो। सिरस क्लाउड्स कहाँ बनते हैं? 8000 से 12000 मीटर पे। ठीक है, छोटे छोटे से होते हैं, स्कैटर्ड, ऐसे लगते हैं पंख की तरह। स्ट्रैटस स्तरीय मेघ होते हैं कॉटन वूल जैसे, ये 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पे बनेंगे और ये इधर उधर छितले दिखाई देते हैं। कपासी मेघ ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। क्यूमुलस क्लाउड्स की बात हो रही है। पहला सही हो गया आपका, दूसरा तीसरा क्यों गलत हुआ? ये बात हो रही है क्यूमुलस क्लाउड्स की और ये बात हो रही है स्ट्रैटस क्लाउड्स की। ठीक है, इनके फ्लैट बेस होते हैं, जो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं ना, इनके फ्लैट बेस होते हैं, और ये जो होते हैं ये मिक्सिंग से बनते हैं, स्ट्रैटस वाले। मेघ वर्षा, निम्बस क्लाउड, ये होते हैं वर्षा वाले, ये वाले बादल बारिश करते हैं। बादल गरजते हैं, बरसते नहीं, पर ठीक है, तो ये वाले बरसते भी हैं। ये काले या गहरे सलेटी रंग के होते हैं। ये मिडिल लैटिट्यूड्स में बनेंगे, पृथ्वी के सतह के काफी नजदीक। कभी कभी इतनी कम ऊंचाई पे होंगे कि ऐसा लगेगा आप इनको छू लेंगे। और ये मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होते हैं, मतलब शेपलेस मास होते हैं, थिक वाटर वेपर के। वेरी नाइस, ऑल करेक्ट, सही चुनना है यहाँ पे आपको। जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को कहते हैं वर्षण, मतलब मॉइस्चर, जो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन का मॉइस्चर रिलीज हो गया है वाटर वेपर, मतलब वाटर वेपर के कंडेंसेशन से मॉइस्चर रिलीज हो गया है, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन, बारिश। और जब बारिश पानी में है तो बारिश होती है, उसे वर्षा कहते हैं। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है तथा ये हिमतूलों का निर्माण करती है। मॉइस्चर जो है वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन के गिरता है एज फ्लेक्स ऑफ स्नो। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तब वर्षण हिमतूलों के रूप में होगा, जैसे हिमपात कहेंगे, फिर उसको स्नोफॉल कहते हैं। बी 1 2 3 सही है। जब टेम्परेचर 0 से कम होगा, भाई बताइए जरा, तब उसको स्नोफॉल होगी ना। गलत बताना है अब। जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमे हुए परत पे गिरेगी तब सहिम वृष्टि होगी, स्लीट होगा तब। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएंगी और पृथ्वी के सरफेस पे लगेंगी, उसे ओला पत्थर कहेंगे, हेलस्टोन। और संवहनीय वर्षा क्या होती है? इक्वेटोरियल रीजन में होती है, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स के, खासकर नदरन हेमिस्फीयर में। बताना है आपको क्या हो गया ये। आप पता कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है? ये एक्चुअली समर्स में होती है, मतलब बहुत तेज गर्मी उठी, एकदम से बारिश पड़ गई,
उसको कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। करेक्ट बताना है आपको। विषुवतीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु की ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भाग में वर्षा ज्यादा होगी। इक्वेटोरियल बेल्ट में जो विंडवर्ड स्लोप होगा माउंटेन्स का वेस्टर्न कोस्ट लाइन्स के पास, वहां ज्यादा वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से ऊपर, और अंदर कॉन्टिनेंट के 100 से 200 सेंटीमीटर होगी। और जो प्रतिपवन भाग में क्षेत्र हैं जहां पे कम वर्षा होती है उनको कहते हैं रेन शैडो जोन, वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ये जितने भी डेजर्ट्स बनते हैं ना, ये रेन शैडो जोन में पड़ते हैं असल में। अरावली ले लो आप, ये रेन शैडो जोन में, तो इसलिए यहाँ ये डेजर्ट बन गए हैं बेसिकली। यही रीजन होता है डेजर्ट बनने का भी। तो 28 का आपका सी हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। सही चुनना है यहाँ पे आपको। हैरी हेस ने 1961 में एक हाइपोथेसिस दिया था जिसको कहते हैं सागरीय अधस्थल विस्तार, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। 10% पार्ट अर्थ के क्रस्ट का पायरोक्सिन से बना है। कैरोलिन प्लेट न्यू गिनिया के उत्तर में फिलीपीन और भारतीय प्लेटों के बीच में है। इंडियन प्लेट और फिलीपीन इसके न्यू गिनिया के आसपास है। अब देखो न्यू गिनिया पता ही नहीं है क्या बोल रही है मैडम, ऐसा मत करना, पता होना चाहिए क्या बोला मैंने भी, कहाँ पहुंची मैं मैप पे, ठीक है। 30 देखिए, सही चुनना है यहाँ पे आपको। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी एवं भीतरी भागों में वर्षा 25 से 50 होगी। जो सेंट्रल पार्ट है ना ट्रॉपिकल रीजन्स के, ईस्टर्न और इनर पार्ट्स, वहां पे 25 to 50 सेंटीमीटर होगी। और जो रेन शैडो जोन है वो कहाँ पे है, इंटीरियर में है कॉन्टिनेंट के, और वो 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। और जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वो डेजर्ट बन जाता है। एक विकसित उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है, एक प्रॉपर फुली डेवलप्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, उसमें क्या होगा, चारों तरफ प्रबल स्पाइरल पवने होंगी, इसको आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। डायमीटर उसका 150 से 250 किलोमीटर तक होगा। क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा आंसर। करेक्ट पूछ रहा था। देखिए सेंट्रल पार्ट जो होंगे उनमें 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश पड़ती है, और बारिश का बहुत बड़ा फैक्टर है, जंगल भी इसी से बनते हैं, ठीक है। और रेन शैडो जोन में लेस देन 50 सेंटीमीटर होती है बारिश। लेकिन डेजर्ट की डेफिनेशन क्या है, अगर बारिश 25 से कम पड़े, जो मैंने बताया, तो वो डेजर्ट बन जाता है। लेकिन आप रेन शैडो जोन की पूछेगा तो वो याद रखना। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था एरोस्टोथनीज ने, ये ग्रीक स्कॉलर थे। रिचर्ड हॉटशोन के हिसाब से ज्योग्राफी का पर्पस क्या है, धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना। एल्फ्रेड हैटनर के हिसाब से ज्योग्राफी क्या करता है, भूगोल क्या करता है, धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन कराता है। और बहुत ही टफ क्वेश्चंस पेपर में आते हैं ये भी करता है ज्योग्राफी, कोई गलत नहीं है इसमें से। 32 देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 1796 में गणितज्ञ लैपलेज ने एक थ्योरी दी थी जिसे कहा जाता है निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस। 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारे के सूर्य के नजदीक से गुजरने के कारण पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। 1950 में ऑटो शिमिडिट थे रशिया के, और कार्ल वेजेकार थे जर्मनी के। इन्होंने जो ये नेबुलर हाइपोथेसिस था इसको मॉडिफाई किया और कहा कि सन जो है, जो सूर्य है, वो एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है जो हाइड्रोजन, हीलियम और धूलिकण, डस्ट पार्टिकल से बनी हुई है। तो ये आपके सारे बिल्कुल सही हो गए हैं। ये कुछ हाइपोथेसिस हैं। देखो डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, पर कई बार ये पूछ सकता है कौन से साइंटिस्ट ने दिया था या कुछ ऐसा। सही बताना है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, जिसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। 1920 में एडविन हबल ने ये इसका एविडेंस दिया था, और हॉयल ने बिग बैंग के विकल्प के रूप में स्थिर अवस्था संकल्पना दी थी, मतलब कहा था स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस। किसने कहा था ये पूछ ले डायरेक्टली। ये भी आपके सारे बिल्कुल सही हैं। 34 देखिए, आपको सही चुनना है। 24 अगस्त 2006 को जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने प्लूटो को बौना ग्रह कह दिया था, ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ भी कहते हैं ना। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेन है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा में पानी में घुलने से तापमान में अधिक गिरावट आई है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन मानी जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। देख रहे हो आप इंक्रीज इन ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस कैसे और क्या हो रहा है, सही बताना है। भूकंपीय
कंपीय तरंगे, सियास्मिक वेव्स का जो अध्ययन है वो पृथ्वी की आंतरिक परतों का अध्ययन है। जहां से ऊर्जा निकलती है उसे अधिकेंद्र, एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक कहते हैं। और जो पॉइंट, भूतल पे जो बिंदु उद्गम केंद्र के सबसे नजदीक होगा उसको अवकेंद्र कहेंगे, हाइपोसेंटर कहेंगे। और भूकंपांपीय कंपमापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। सियास्मोमीटर सियास्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है। फर्स्ट और फोर्थ सही है बिल्कुल। ये क्यों गलत हो गया? देखो एक मिनट, जिस प्लेस से एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइपोसेंटर कहते हैं, और जो जहां पे सबसे पहले तरंगे फील होंगी और जो सबसे क्लोजेस्ट होगा पॉइंट वो एपिसेंटर होगा। ठीक है, ये ऐसे दे रखा है, सही चुनना है यहाँ पे आपको। समुद्र तल पर औसत वायुदाब क्या है? 1013.25 और सी लेवल पे 15.2 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। 35 से 40 डिग्री नॉर्थ साउथ। अब आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको भी गोले बना के दिखाए थे ना, जो 30 से 35 और 40 डिग्री वाला एरिया है वहां पे उनके मध्य में पूर्वी तटों पर ज्यादा वर्षा होती है और पश्चिम की तरफ ये घटती चली जाती है। रेनफॉल कहां से किस तरफ डिक्रीज हो रही है, ये आपके सब सही है बिल्कुल। ठीक है, याद रखना रेनफॉल हैवी होगी ईस्टर्न कोस्ट, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए रेनफॉल, बारिश पड़ना जो है, यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, यहाँ पे कम कम होती चली जाएगी। ठीक है, 37 बताएंगे। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, ऊर्ध्वपातन, इसके कारण वायुमंडल में संग्रहित जल होता है। वाटर कैसे स्टोर होता है? इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन और सब्लिमेशन से। संघनन और वर्षण के कारण महासागरों में जल संग्रहित होता है। विश्व स्तर पर 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर में कमी आई है। रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर घटा है 1940 के बाद से। बताएंगे, बताओ ये अगर स्टेटमेंट सही हो जाता, लगातार बढ़ता जा रहा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक सेकंड नहीं, ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज बोल रहा है ना, हाँ बढ़ रहा है ना टेम्परेचर, वो उस हिसाब से ग्लोबली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलिए 38 पे आ गए हैं। गलत पूछा है इसमें। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश में 67 से 77 के टाइम पे बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा था। 85 से 1940 के बीच विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है, और 1998 संभवतः न केवल 20th सेंचुरी का बल्कि पूरी सहस्त्राब्दी का सबसे गर्म वर्ष था, मतलब पूरे मिलेनियम का सबसे गर्म वर्ष था। कोई गलत नहीं है, ठीक है बिल्कुल। साहेल रीजन कहाँ पे है याद रखना, ऐसे वाले क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब अडॉप्ट किया गया? 11 दिसंबर 1997 जापान के क्योटो में अपनाया गया था, फोर्स में आया। देखो जितने भी प्रोटोकॉल्स होंगे उनकी 2 डेट्स याद रखनी है, एक तो कब अडॉप्ट हुआ और कब फोर्स में आया या कब साइन हुआ, फिर इंडिया ने कब साइन किया 2005 में। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? UNFCCC से। बताइए, तो ये आपके सारे बिल्कुल सही हो गए हैं। फेवरेट क्वेश्चन है वैसे पीसीएस का, हर साल लगभग एक ना एक साल छोड़ के क्योटो प्रोटोकॉल, पंचायती राज, इन पे क्वेश्चन आता ही आता है। भूपर्पटी का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। मीन डेंसिटी क्रस्ट की ओशंस के नीचे 2.7 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। और प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों के विभाजन से बना है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये आपके सारे सही हो गए हैं। मेजर प्लेट, माइनर प्लेट्स पढ़ी है कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ी? आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात को आप पूर्णिमा कहते हैं, फुल मून नाइट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू हुई थी और इसका एम है 1 करोड़ इंडियंस को, यूथ को ट्रेन करना 2016 से 20 तक। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। ये भी आपके सारे सही हैं, तो आसान था क्वेश्चन। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है तथा बुध को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। मरकरी क्लोजेस्ट है सन के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1985 में क्रिएट हुआ था 174th अमेंडमेंट से। संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व है 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आप सही है, ये भी सारे, कोई गलत नहीं है। एम्फीबोल के बारे में आपको बताना है, करेक्ट। इसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लौह और मैग्नीशियम शामिल हैं।
11% अर्थ का सरफेस इसी से बना हुआ है। मैंगनीज इंडस्ट्री में यूज होता है, ग्रे कलर का होता है। और हॉर्नब्लेंड जो है वो एक टाइप का एम्फीबोल है। आंसर बताएंगे। डी है आंसर आपका। डी कैसे हो गया आंसर? देखिए, पहली बात तो 7% अर्थ का सरफेस है। एम्फीबोल है क्या? इसमें एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, सिलिका है, आयरन है, ठीक है, और क्या है? मैग्नीशियम है, ठीक है। और ये किस इंडस्ट्री में यूज होता है? एस्बेस्टस इंडस्ट्री में। कलर क्या होता है इसका? ग्रीन या फिर ब्लैक। और हॉर्नब्लेंड भी है। तो फर्स्ट और फोर्थ सही है, पहला सही और फोर्थ सही, फिफ्थ सही है। अब ऑप्शन में तो है नहीं कोई भी ऐसा। 44th देखेंगे। 1859 में पहली कॉटन मिल अहमदाबाद में लगी थी। पिट्सबर्ग यूएसए का एक इंपॉर्टेंट इस्पात नगर है, स्टील सिटी है। और कपास के 3 मुख्य प्रोड्यूसर्स हैं, चाइना, इंडिया, यूएसए। अब ये आपको लेटेस्ट वाली जो भी रिपोर्ट चल रही हो उसके अनुसार भी देख के जाना है, ठीक है। बिल्कुल 45 में आपको सही चुनना है। प्रायद्वीपीय भारत में दादर और नगर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़ के शेष सभी राज्यों में 20 से 30% जो भूमि है वो वनों के अधीन है। भारत में आर्द्र भूमि का कुल क्षेत्रफल है 39 लाख। वेटलैंड्स की बात हो रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 45% से ज्यादा भूमि पर वन पाए जाते हैं। आंसर पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हो गया? ये 30% पे है। 46th पे आ गए हैं, हमको सही चुनना है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5th है इन टर्म्स ऑफ साइज। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आपको सही बताना है। सही है ये सारे। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। राइस जो है वो मुख्य खाद्य फसल है, मेजर फूड क्रॉप है दुनिया की। वीट भारत की सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। नोमैडिक हर्डिंग की बात हो रही है। ये बी गलत हो गया आपका। राइस ही है हमारा सबसे स्टेबल क्रॉप, ठीक है। मतलब आधी ज्यादा पॉपुलेशन हमारी राइस खाती है। सही बताना है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि 1/3 सतह पर पानी है। और तारे, ग्रह, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। तो सही आपका बी हो गया है। अर्थ ब्लू अपीयर करता है स्पेस से बिकॉज 2/3 सरफेस कवर्ड है। तो बहुत फेमस सेंटेंस है मेरे हिसाब से। अगर आपका ये गलत हुआ है मुझे स्पेसिफिकली बताइए कि मैम हमने 48th में ए को गलत कर दिया है, तो बहुत गड़बड़ है, ठीक है। ये गड़बड़ ठीक करो अपनी, अगर ऐसा है तो। नहीं तो बहुत अच्छी बात है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, मीटेरॉइड्स। और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं? मार्स, जुपिटर के बीच में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। आंसर बताएंगे आप। ये आपके सही हैं सारे। 50th देखिए, सही चुनना है आपको। भारत के महाराष्ट्र में स्थित चंद्रपुर तथा कनाडा के वैंकूवर में स्थित हॉरिजॉन्टे दोनों लगभग 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं। और भारत में भूतापीय विद्युत संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप पाए गए हैं। डी है आपका आंसर। देखिए, चंद्रपुर और बेलोजोंटे ब्राजील में है, साउथ अमेरिका। ये सेम लगभग लैटिट्यूड पे आपको मिलेंगे, ठीक है। 51st पे आ गए हैं, हमको गलत देखना है इसमें। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में रानीगंज, झारखंड में झारिया, धनबाद और बोकारो हैं। ये सब आपको मैप पे मार्क कर लेने हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में डायमंड के डिपॉजिट्स हैं कालगुरली और कूलगाडी में। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हाईएस्ट क्वालिटी के लौहयस्क का, यानी आयरन ओर का। गलत पूछ रहा है आपसे। तो बहुत फेमस आप जानते हैं, ये गोल्ड माइंस हैं ऑस्ट्रेलिया की। मार्क कर सकते हैं आप, ठीक है। गलत फिर से चुनना आपको। भारत सरकार ने 2010 को बाघ वर्ष, टाइगर ईयर कहा था। और केंद्र सरकार ने 3 मई 2011 को जलीय जीव डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया था।
27 दिसंबर 2018 को कंट्री का पहला स्पाइडर इंटरप्रिटेशन सेंटर एरिकेनेरियम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में स्थापित किया गया था। अच्छा फैक्ट है, पता होने चाहिए आपको। सेकंड गलत हो गया, ये 2013 में डिक्लेयर हुई थी। अच्छा, ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल कब डिक्लेयर हुई थी, कौन से ईयर में? और डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? डॉल्फिन डे, ये बताओ, दो बातें। सही चुनना है यहाँ पे आपको। झूम कृषि को दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या कहते हैं? वालरे या वॉल्ट्रे। एमपी में कहते हैं इसको बेवार या धैया। झारखंड में कुरुआ, और पामाडाबी या कुमान कहते हैं, या ब्रिंगा कहते हैं उड़ीसा में। ये मैचिंग में, पिछले टेस्ट में हमने मैचिंग में की थी, ये सारी चीजें सही दे रखी हैं, ध्यान रखनी है आपको। गलत चुनना है यहाँ पे। केंद्रीय वन पर्यावरण जलवायु मंत्रालय ने एलिफेंट को 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया था। और जो गैंजेटिक डॉल्फिन है, सूसू बोलते हैं जिसको, 5 अक्टूबर 2009 को इसको अब क्वेश्चन ही आ गया, भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था। और टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 1973 में डायरेक्टोरेट इसका बना था, जिसका नाम फिर NTCA कर दिया गया था। तो ये सारे सही हो गए, बताइए। चलिए, डॉल्फिन डे तो फिर भी रहता है, डीडी बताना है आपको, ठीक है? डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, वो भी है इस टेस्ट में, ठीक है? जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और सहायक नदियां उनके समकोण पे मिलेंगी, तो उस जो ये अपवाह प्रतिरूप होता है, इसको कहते हैं जालीनुमा, ट्रेलिस कहते हैं उसको। जब सभी दिशाओं में नदियां बहकर किसी झील या गर्त में जाती हैं तो उसको अभिकेंद्री या सेंट्रीपिटल कहते हैं। और जब किसी पहाड़ी से नदियां निकलती हैं तो उसको रेडियल कहते हैं, अरिये कहते हैं। इसके आपको एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए, ये ठीक दिया हुआ है, बट सारे पैटर्न्स और उनके एग्जाम्पल्स आप प्लीज एक बार अपने नोट से पढ़ लेंगे। इनकरेक्ट बताना है आपको, एक सेकेंड। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं, वाटरशेड कहते हैं। और एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, उसको जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया कहते हैं। और एक नदी और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज से जो अपवाहित क्षेत्र है उसको अपवाह द्रोणी यानी ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। आंसर डी। और देखो, अच्छे पॉइंट्स हैं, इनमें कंफ्यूजन रहता है, इनको एक बार रिवाइज कर लेना है। सही चुनना है आपको। ये कुछ स्टील प्लांट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है वो कहाँ कहाँ अवस्थित हैं, चेक कीजिए। राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में। दुर्गापुर कहाँ पे है? और इसको, दुर्गापुर और इसको दोनों वेस्ट बंगाल में है। बोकारो झारखंड में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। सारे सही दे रखे हैं। देखो आ गया, मिलान करना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और उनके क्षेत्र से। करो। मैसोल कॉन्गो का है, सेंट्रल अफ्रीका। कोनोको वेनेजुला में बोलते हैं। टोंगिया म्यांमार में बोलते हैं। लुगान पश्चिम अफ्रीका में बोलते हैं। बी हो गया आंसर। 59 देखो, सही चुनना है आपको। ओजोन कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। और पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे आयन मंडल के द्वारा वापस आती हैं। रेडियो वेव्स आयनोस्फीयर से वापस आती हैं। मौसम का परिवर्तन क्षोभ मंडल में होता है, ट्रोपोस्फीयर में। ये भी आपके सारे सही हैं। 60th देखेंगे, सही बताना है आपको। दाब आयतन तापमान में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसके फलस्वरूप कायांतरित शैलें यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। अवसादी शैलों के उदाहरण दिए हुए हैं, चर्ट, लाइमस्टोन, हेलाइट, पोटैश। कार्बोनेशन फेल्सपार तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। ये भी आपके सारे सही है। इससे सिर्फ आपको मेटामॉर्फिक ही नहीं, इग्नियस और सेडिमेंट्री प्लस उनके एग्जाम्पल्स देखिए पता होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। आपकी तैयारी, क्वेश्चन तो हर क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट है। वे सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी के भागों को संचलित, उत्पादित और निर्मित करती हैं, मतलब मूव करती हैं, एलिवेट करती हैं, क्रिएट करती हैं, उनको डायस्ट्रोफिज्म के अंदर, पटल विरूपण के अंदर हम पढ़ते हैं। पहाड़ों में छोटे छोटे अपर्दित चट्टान के टुकड़े नदी तल में छोटे छोटे गर्तों में फंस जाते हैं और बड़े बड़ा, मतलब देखो ऐसे 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 करके गोल 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 रूप ले लिया, उनको कहते हैं पॉट होल्स, जल गर्तिका। जब कोई नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपथ और मंद ढाल वाले ढलनाकार मैदानों में प्रवेश करेगी तो उसको जलोढ़ पंखा, एलुवियल फैन बनते हैं। बताइए, ये भी आपके सारे बिल्कुल सही हैं। 62 देखेंगे, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो है ये डूब चुका है सुनामी के अंदर 2004 में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट्स उत्तर में लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है इंडिया को, और इंडिया 7th लार्जेस्ट है एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से पास करता है? मित्र पर गमछा झार। बताइए क्या है ये, सही बताना है आपको। 63
थर्ड में। भारत का क्षेत्रफल टोटल वर्ल्ड के एरिया का कितना है? 2.4%। लैंड बॉर्डर कितना है हमारा? 15,200 किलोमीटर। और सी कोस्ट लाइन कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, अगर हम अंडमान एंड निकोबार को भी जोड़ दें तो। और गुजरात और अरुणाचल के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है? 2 घंटे का। लेकिन ये माना नहीं जाता, पर एक्चुअली 2 घंटे पहले सूरज उग जाता है वहां पे। ये भी ठीक है। किभूतू, किबीथू और गुहार मोती का है एक्चुअल डिफरेंस। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को मानक रेखा यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है, जो प्रयागराज नैनी से होकर गुजरती है। भारत की भूमि की सीमाएं जो हैं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ है, उत्तर में चीन तिब्बत नेपाल भूटान है, और पूर्व में म्यांमार बांग्लादेश है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग जो है वो पाक स्ट्रेट है, गल्फ ऑफ मन्नार। ये गलत हो गया ना। ये आपका 82 डिग्री जो है ये मिर्जापुर से पास होता है, ठीक है, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। नेपाल में स्थित पर्वत चोटियां कौन कौन सी हैं इसमें से? ये पूछ रहा है आपसे, बताइए। तो बताएंगे तो गुड़ला मंदाता है आपकी नेपाल में, नमचा बारवा इंडिया में है, कामेट आपका इंडिया में है, और नंगा पर्वत भी इंडिया में है। तो इसमें से कोई विकल्प नहीं बैठ रहा क्योंकि सिर्फ एक है, सही चुनना है आपको। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं, मतलब जो सबसे नॉर्थ में रेंज है। पीर पंजाल, श्रीधर, महाभारत, कश्मीर, कांगड़ा, ये सब हिमाद्री में आती हैं। सबसे बाहरी जो श्रृंखला है उसको कहते हैं शिवालिक, और निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो लंबवत घाटी है, जो परपेंडिकुलर वैली है, उसको दून कहा जाता है। आंसर क्या हो गया? डी हो गया आंसर। ये देहरादून, ये सब पटकाई दून, ये इसी नाम पे हैं, सही चुनना है यहाँ पे आपको। सतलुज और सिंधु के बीच जो हिमालय है वो पंजाब हिमालय है। सतलुज काली के बीच में कुमाऊं है, काली तीस्ता के बीच में नेपाल है। ये आपका ऐसे ऐसे वाला डिवीजन है हिमालय का, ठीक है, नदियां हैं इनके बीच के हिमालय हैं। और तीस्ता देहांग के बीच असम है। बताएंगे, ये भी आपके सारे सही दे रखे हैं, सही चुनना है फिर से। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल में आते हैं आपके पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर। भारत का उत्तरी मैदान 3 मेन नदी प्रणालियों से बना है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत का उत्तरी मैदान जालोड़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। ये आपके सारे सही हैं, सही चुनना है आपको फिर से 69th में। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है। विंध्या पर्वत जो है दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। 2 नदियों के बीच के भाग को कहते हैं दोआब। तो जैसे अब पंजाब जो है वो 5 नदियों के एरिया से बना है, तो पंजाब आब, ठीक है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, रिवराइन आइलैंड है। ये भी आपके सारे सही हैं। 70th में आपको गलत बताना है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से कहते हैं बुंदेलखंड या बघेलखंड। अच्छा, इसी का एक पार्ट है नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, जिसको कार्बी अंगलोंग, नॉर्थ कचर हिल्स कहते हैं। और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है, जो डक्कन ट्रैप से भी जिसको जाना जाता है, कॉटन सॉइल जिसको कहते हैं। फर्स्ट और थर्ड सही है, दूसरा क्यों गलत हो गया? एक सेकंड, नहीं, ये आपके तीनों सही हैं, दूसरा भी सही है बिल्कुल, ठीक है। मेघालय, कार्बी अंगलोंग, हाँ, तीनों सही हैं, सही चुनना है। भारत के तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ और दक्षिणी को कहते हैं मालाबार। समझ रहे हो? कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। तटीय मैदान के उत्तरी भाग में है उत्तरी सरकार, नदरन सरकार, और सदरन पार्ट है कोरोमंडल कोस्ट। बड़ी बड़ी नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पे विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नहीं बनाती, पता होना चाहिए ये सब कुछ, सही चुनना है आपको। पेपर टफ नहीं आता, पेपर इन्हीं सब चीजों से देखा हुआ आएगा, लेकिन आप पढ़ के नहीं जाओगे, उतना रिवाइज नहीं करोगे, बार बार बहुत सारी चीजों के चक्कर में लगे रहोगे। चिल्का झील भारत में सबसे बड़ी लवणीय झील है, सॉल्ट वाटर लेक है, और ये महानदी डेल्टा पे है। पिट्टी करके एक आइलैंड है जहां मनुष्य का निवास नहीं है, ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव। और लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमेनद्वीप, ये 1976 में ज्वाइंटली इनको लक्षद्वीप नाम दिया गया। और लक्षद्वीप का एरिया 39 स्क्वायर किलोमीटर है। क्या आंसर हो जाएगा?
1 2 3 सही है, फोर्थ क्यों गलत हुआ? ये पहली बात तो 1973 में नाम दिया था और ये 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है बस लक्षद्वीप का, नॉट 39। सही चुनना है। प्रवाल पॉलिप्स जो कोरल पॉलिप्स होते हैं ये अधिक समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो समूह में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। प्रवाल स्राव और प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ आप जानते हैं, सब दुनिया का सबसे बड़ा रीफ है। और प्रवाल वलय द्वीप जो अटॉल्स हैं रेक्टेंगुलर या फिर हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स को कहते हैं। बी 2 3 सही है। कोरल पॉलिप्स नहीं है ये जो है ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये लंबे समय तक नहीं जीवित रह सकते हैं, ठीक है, तभी तो इतनी जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं बेचारे। और अटॉल्स जो हैं वो सर्कुलर शेप के होते हैं या फिर ये हॉर्स शू शेप के होते हैं। करेक्ट बताना है आपको। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक पर स्थित है, वाटर डिवाइड पे है अंबाला। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं तिब्बत में, और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड में के देवप्रयाग में इससे मिलती है। ये आपके तीनों बातें सही हो गई, ये सारे प्रयाग आपको याद होने चाहिए, सिर्फ देवप्रयाग ही नहीं। गलत चुनना है आपको। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा तापी दो नदियां हैं जो वेस्ट में बहती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। और सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ ज्यादा भाग भारत के जम्मू कश्मीर हिमाचल पंजाब में है, बाकी पाकिस्तान में है। तो ये आपका डी हो जाएगा आंसर इसका। 76 देखेंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं, और जो ये मेघना है गंगा और ब्रह्मपुत्र के जलवाही ये वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती हैं उसको कहते हैं सुंदरवन डेल्टा, मतलब सुंदरवन डेल्टा इन्हीं दो नदियों के से बना हुआ है। ये भी आपके सारे सही हैं, सही चुनना है आपको। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 11 दिसंबर 2016 को नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे नाम की योजना स्टार्ट हुई थी, और नमामि गंगे जो है ये 2013 की योजना है। ये यूनियन गवर्नमेंट का बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि 2014 का, ये ना गलत कराना, ठीक है, सही बताना है आपको। सिंधु जल समझौता इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया कितना परसेंट पानी यूज कर सकती है नदियों का? 20%। और ये जो पानी यूज करती है किस लिए यूज होता है? पंजाब हरियाणा और कुछ राजस्थान के पार्ट्स के लिए। कब साइन हुई थी? 19 सितंबर 1956 को। और मध्यस्थता किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने। फर्स्ट सेकंड सही है, तो गलत क्या हो गया आपका? सितंबर 1960 को साइन हुई थी, प्लीज ध्यान रखना क्योंकि अभी फिर से न्यूज में थी ना। सही चुनना है आपको। बाढ़ के मैदानों में विसर्प नदी गोखुर झील का निर्माण करती है, ऑक्सबो लेक बनाती है। तो ऐसे ऐसे नदी जा रही है तो टक्कर खा खा के ये कट जाते हैं, फिर इनमें पानी भर जाता है तो ये ऑक्सबो लेक बन जाते हैं। स्पिट तथा बाढ़ तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं जैसे चिल्का, पुलिकट, कुलेरू। कावेरी नदी सबसे बड़ा झरना बनाती है इंडिया का, शिव समुद्रम। पहला दूसरा सही है। कावेरी नदी सेकंड बिगेस्ट झरना बनाती है, सेकंड बिगेस्ट है शिव समुद्रम, ठीक है। ये जो हाइड्रो पावर जनरेट करता है ये मैसूरू, बेंगलोर, कोलार गोल्ड फील्ड को यहीं से पानी जाता है, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे लार्जेस्ट कौन सा है, फिर बिगेस्ट वाटरफॉल कौन सा है इंडिया का? सही बताना है आपको। नदी सफाई जो प्रोग्राम था गंगा एक्शन प्लान वो 1985 का है। फिर इसमें और नदियों को भी कवर किया गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के रूप में 1992 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पानी की गुणवत्ता बढ़ाना, ये सब। पहला तीसरा सही है, दूसरा क्यों गलत हो गया? ये जो है ना आपका नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान ये 1995 में इसको एक्सपैंड किया गया था, ना कि 1992 में। कौन से कारक किसी क्षेत्र की जलवायु को यानी कि क्लाइमेट को कौन नियंत्रित करता है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आपका बी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, एयर प्रेशर। ह्यूमिडिटी नहीं है, ठीक है। मतलब 6 मेन फैक्टर्स हैं वैसे तो, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, एयर प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी और ओशन करंट्स और रिलीफ फीचर्स, ये है मेन। ये याद कर लेना एज इट इज। सही बताना है आपको। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सेंट्रल पार्ट से
गुजरता है रन ऑफ कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। क्लाइमेट जो है इंडिया का वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है और उपोष्ण कटिबंधीय, दोनों की विशेषताएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है रन ऑफ कच्छ से इन द वेस्ट टू मिजोरम नॉट अरुणाचल। मित्र पर गमछाधार, आप बताया ही होगा आपने कमेंट करके, आई होप आपने कर दिया होगा अब तक कमेंट। 83 में आपको गलत चुनना है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की नागा पहाड़ियों से निकलने वाली लूनी नदी थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। भारत में स्थित प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाने वाली काली जो मिट्टी है उसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी है, मतलब वोल्केनिक ओरिजिन है उसका। तो इसकी मिट्टी जो इसकी चट्टाने हैं वो कायांतरित हैं, मेटामॉर्फिक हैं। भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है, मतलब डिसकंटिन्यूअस चेन है ये। आंसर बताएंगे, बी गलत हो गया। ब्लैक सॉइल जो है इग्नियस होगा ना, अगर वॉल्केनो से निकला है तो इग्नियस होगा, मेटामॉर्फिक थोड़ी होगा। गलत चुनना है। मैग्नीशियम, लौह, सिलिका ये ओलिवीन के प्रमुख घटक हैं, ज्वेलरी बनाने के काम आता है ओलिवीन। ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं जो कि आग्नेय शैलों में इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? गलत, सी गलत हो गया। ओलिवीन ग्रीन ये बेसाल्टिक रॉक्स में पाया जाता है। बेसाल्टिक रॉक, अगर रॉक वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो पता चलेगा आपको कि बेसाल्टिक रॉक्स कौन सी होती हैं। सही बताना है आपको। टोंग पास करके एक पास है जो इंडिया को म्यांमार से कनेक्ट करता है राखीने में। मैकमोहन लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। मालदीव्स छोटा सा आइलैंड है साउथ एशिया में जो कि पुडुचेरी के साउथ में है, अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, सिर्फ पहला सही है। मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना के बीच में है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ है। और मालदीव्स कहाँ पे है? छोटा सा है साउथ एशिया में, लक्षद्वीप, पुडुचेरी के उसमें कैसे हो जाएगा, लक्षद्वीप के साउथ में है। ठीक है, जाके मार्क कर लो इसको। ये तो आजकल बहुत ही फेवरेट जगह हो रही है, बहुत लोग जाते हैं यहाँ पे घूमने। सही चुनना आपको। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के क्षेत्र में आता है। और मॉनसून का प्रभाव 20 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ साउथ पे पड़ता है। जेट धाराएं लगभग 27 से 30 डिग्री नॉर्थ में चलती हैं, तो उनको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहते हैं। भारत में जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के साउथ में बहती रहती हैं। ये आपका ठीक हो गया है। ठीक है, जेट स्ट्रीम्स याद रखिएगा आप। सही चुनना है यहाँ पे आपको। सर्दियों के महीने में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेडिटेरेनियन सी से आती हैं और इनकी वजह से नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया प्रभावित होता है। और जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मॉनसून महीनों के साथ साथ जून जुलाई के महीनों में आते हैं। बताना है आपको, पहला और दूसरा सही है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखिए मॉनसून में तो आते हैं, तो मॉनसून तो है ही जून जुलाई वाला, अक्टूबर नवंबर में भी आते हैं और ईस्टर्ली फ्लो का भी पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं और देश के तटीय क्षेत्रों को भी प्रभावित करते हैं। एल नीनो नामक ठंडी पेरुधारा का संबंध किस अंतरराष्ट्रीय महोत्सव से हो सकता है, ये बात हो रही है। देखिए क्रिसमस के आसपास की बात होती है, जो वार्म करंट डेवलप हो जाता है ठंडा पेरू करंट को की जगह पे, उसको कहते हैं एल नीनो। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है, स्पेनिश, जिसका मतलब होता है चाइल्ड, मतलब बच्चा, बेबी क्राइस्ट, क्योंकि ये क्रिसमस के टाइम पे फ्लो करना स्टार्ट करता है। और अगर एल नीनो प्रेजेंट है मतलब कि सी टेम्परेचर बढ़ गया है और वो ट्रेड विंड्स को इफेक्ट करेगा, उससे मॉनसून पे भी बहुत असर पड़ता है। सही बताना है आपको। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स कहां से ओरिजिनेट होती है? दक्षिणी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से। और ये फ्लो कैसे करती है? दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स की तरफ बढ़ती हैं। सामान्यतः उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं और बहती हैं। आराम से बताना है ये क्वेश्चन आपको। बी सही है, सेकंड और थर्ड सही है, पहला क्यों गलत है? नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स ऑफ नदरन हेमिस्फीयर से ओरिजिनेट करती हैं, ना कि सदरन। 90th में आपको गलत बताना है। बैरन आइलैंड इंडिया का अकेला एक्टिव वोल्केनो है जो अंडमान निकोबार में है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की कैपिटल है जो कि लिटिल अंडमान में है। अलग अलग आइलैंड्स हैं ना इसमें भी। भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी है 3214 और आपकी
ईस्ट टू वेस्ट है 2933। बी गलत हो गया। पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में पड़ता है, साउथ अंडमान, ना कि लिटिल अंडमान में। गलत चुनना है आपको। आमतौर पर मॉनसून जून के पहले सप्ताह में इंडिया में आ जाता है, सिरे में प्रवेश कर जाता है, और इसके दो भाग, एक अरेबियन सी वाली शाखा हो जाती है और एक बंगाल की खाड़ी वाली। आमतौर पर केरल में जून के आखिरी सप्ताह में बंगाल की खाड़ी शाखा जो है उससे मॉनसून बारिश करता है, और जुलाई के फर्स्ट वीक में मॉनसून वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पहुंच जाता है और मिड जुलाई तक हिमाचल प्रदेश पहुंच जाता है। बी गलत हो गया आपका। जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से बारिश मिलती है जून में, वो मिलती है दिल्ली को, ठीक है, याद रखिएगा। करेक्ट चुनना आपको। शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहते हैं, उसकी मात्रा कम होती है, लेकिन ये राबी फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लू गर्मियों की एक प्रमुख विशेषता है, गर्म और शुष्क धूल भरी हवाएं बहती हैं। लू तो आप सबको पता ही होगा मेरे हिसाब से। डी दोनों सही है, सही चुनना है यहाँ पे आपको। वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम में टोरेंशियल रेन्स होती है, बहुत तेज गरज मूसलाधार बारिश होती है, इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में से काल वैशाखी कहते हैं। और समर्स खत्म होते होते कर्नाटक और केरल में प्री मॉनसून शावर्स होते हैं, प्राय पूर्व मॉनसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, तो इसे आम वर्षा या फिर मैंगो शावर्स कहते हैं। तो बी आपका सही हो गया है। पहला क्यों गलत हो गया है? वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम में समर्स में बारिश होती है ये, ठीक है, वैशाख के महीने में नहीं, समर्स में होती है ये, ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है, बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं, हेल्स आते हैं, जिसको काल वैशाखी कहते हैं। सही आपको यहाँ पे चुनना है। मवस्वरम या मौसिनरम जो भी बोलते हैं इसको, मेघालय में यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, और ये जो है कहाँ पे, स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट केव्स के लिए फेमस है। और कोरोमंडल तट पे ज्यादातर जो बारिश होती है वो अंडमान सागर से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उठते हैं उनके कारण होती है, डिप्रेशंस, अवदाबों के कारण होती है। हवाओं की दिशाओं का निर्धारण पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन और वायुदाब के कारण होता है। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, एक्सेस और एयर प्रेशर गवर्न करता है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ये आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। 95 नवंबर के प्रारंभ में अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होने वाले जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण वहां बारिश पड़ती है बहुत ज्यादा, और ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पे जान व माल की हानि होती है। कभी कभी ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश तक पहुंच जाते हैं, बहुत बारिश होती है इनकी वजह से। ये भी ठीक दे रखा है। अब बात हो रही है 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट की। फॉरेस्ट रिपोर्ट तो भाई है ही, बहुत क्वेश्चन आता है। क्या पूछ रहा है? टोटल मैंग्रोव कवर कितना है? 4992। और कितना है ये इंडिया के एरिया का? 0.15%। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 713789, ये 21.72% है। ट्री कवर कितना है? ये 2.19% है, 91% है। तो देखो इनको तो याद ही कर लेना मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे हैं जो मैचिंग में भी पूछेगा, वैसे भी पूछ सकता है, तो ऐसा ना हो कि आपको नहीं पता। ये वाली चीजें पता होनी चाहिए, तो बेसिक वाला है बिल्कुल। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, बात हो रही है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की, इनके बारे में सही बताना है। ये सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं, मतलब इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, और ये वहां होते हैं जहां पे 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश पड़ती है। इसमें क्या होता है, पत्ते झड़ते हैं 6 से 8 हफ्तों तक ड्राई समर सीजन में। ये बिल्कुल सही है। ये एज इट इज 6th क्लास की एनसीईआरटी की लाइन है, 6th या 7th क्लास की, कि मॉनसून फॉरेस्ट किन फॉरेस्ट को कहा जाता है, तो याद रखना है आप। सही चुनना है। सिल्वर फर, जुनिपर्स, पाइन्स, बर्चेस, ये टेम्परेट फॉरेस्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के वृक्ष हैं, 3600 मीटर पे पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी मिलती है। और भारत जीव सुरक्षा अधिनियम, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू हुआ था। ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं। बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन, ये वाला ईयर्स मार्क मैचिंग में और इन सब में पूछ लेता है। 2011 की जनगणना के बारे में आपको गलत बताना है, ठीक है। सिर्फ बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व इंडिया से ज्यादा था। देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी, जहां की कुल आबादी है, बाप रे, ठीक है। भारत का जनसंख्या घनत्व है 328 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर।
आधी से ज्यादा आबादी हमारे देश की 5 राज्यों में ही रहती है। आपका भी राज्य है उसमें से, तो आपको बताना है। सी गलत हो गया है। 382 382 382 पलट पलट के दे रखा है, देखो याद रखना। फिर से आपको गलत चुनना है। हिमालय पर्वत और एल्प्स ये वलित पर्वत हैं। दीज आर द फोल्ड माउंटेन्स। इनकी सतह उबड़ खाबड़ होती है और शिखर शंखाकार होते, कॉनिकल पीक्स होती हैं। 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई एवं खड़ी ढलान वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। हिल की डेफिनेशन दी हुई है। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। सारी स्ट्रेट आपके मैप पे मार्क होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। गलत कौन सा हो गया? बी इज रॉन्ग। 600 मीटर है क्राइटेरिया। हिल क्या है? जिसकी हाइट 600 मीटर से ज्यादा है, स्टीप स्लोप है, वो माउंटेन है। माउंटेन की डेफिनेशन हिल की नहीं, पर्वत कहा जाता है। पहाड़ी को पहाड़ी से पर्वत बनने का सफर है ये, ठीक है। चलिए अब आप फटाफट बता दीजिए कि आपका कैंडिडेट से अफसर बनने का सफर तय हो रहा है या नहीं हो रहा है। फटाफट क्या आया आपका स्कोर? स्कोर बताइए कमेंट करके, जो पूछा है वो बताइए। प्लीज रिवाइज कीजिए। पेड क्विज फिर से बता रही हूं, प्लस लिस्टिंग प्लस कंपाइलेशन इज इक्वल्स टू अफसर, ठीक है। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू।